हमने विश्व से एक वादा किया था। यूक्रेन और रशिया के बाद महंगाई से जूझता विश्व, सूखे की चपेट में विश्व, जहां पे चीन में सूखा आया हुआ है, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, पूरा यूरोप हीट वेव से जूझ रहा है और कृषि का उत्पादन काफी गिरा है। तो ऐसे समय में हमने एक वादा किया था कि हम खाद्य आपूर्ति में योगदान देंगे, लेकिन परिस्थितियां तो अभी भी वही है, विश्व भी वही है। लेकिन भारत ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे आदेश दिए हैं जिनसे उसके वादे से पीछे हटना परिलक्षित होता है। हमने पहले गेहूं को लेकर सख्त आदेश दिए और अब राइस को लेकर हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, हमने कुछ राइस की वैरायटी पर 20% की ड्यूटी भी लगा दी है। यहाँ पर भी एक पैराडॉक्स दिखाई देता है। एक तरफ भारत कहता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट के द्वारा अच्छी कीमतें किसानों को देनी है, उनकी आय को दुगना करना है, जो एक्सपोर्ट का मार्केट है उसमें एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरना है। और दूसरी तरफ 20% की ड्यूटी बढ़ाने से हमारे यहाँ का चावल जो महंगा हो रहा है और जो खरीदार हैं वो हमारा चावल ना खरीद कर थाईलैंड और वियतनाम का चावल खरीद रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स ही तो दिखाता है। तो आखिर वो क्या परिस्थितियां रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह के सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में गेहूं और चावल की कमी भारत में हो जाएगी? हमारे जो स्टेपल फूड है क्या ये महंगे हो जाएंगे? और सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? आज की वीडियो में इसी मुद्दे को हम डिटेल से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले देखते हैं कि अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ब्रोकन राइस है उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। एक बात समझिएगा, चावल की भी अलग अलग वैरायटी होती है, बासमती चावल, गैर बासमती चावल, एक चावल हस्क में होता है, एक चावल पार बॉइल्ड होता है, एक टूटा हुआ चावल होता है। देयर आर सम वेराइटीज। तो जो टूटा हुआ चावल है, ब्रोकन राइस, उसके एक्सपोर्ट पर तो बैन लग गया है और सम वेराइटीज ऑफ राइस पर हमने क्या है 20% की ड्यूटी लगा दी है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से फाइनली देखिए ये कहा गया है कि जो घरेलू कीमतें हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है क्योंकि लोकल प्राइस जो थे वो बेसिकली प्रेशर फील कर रहे थे, क्योंकि जो राइस का आउटपुट है, चावल का जो आप कह सकते आउटपुट है, उसमें 6-7 मिलियन टन जो है कमी आई है अगर इस खरीफ सीजन 2022-23 की हम बात करें। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भले हमारे गोडाउन्स में अच्छा खासा चावल है, मतलब घबराने की बात नहीं है, चावल सरकार के पास अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया हुआ है, टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और इससे क्या होगा, माइनर फॉल जो है वो रेट्स में जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ सिटीज में ये दिखाई दे भी रहा है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आई, पहले घर बचाना है तब जाके विश्व बचाएंगे, इस वाली नीति पर सरकार ने काम किया है। क्योंकि घरेलू मार्केट में चावल हमारे दिन प्रतिदिन का एक आहार है, अगर उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी तो आम आदमी की पहुंच से वो बाहर हो जाएगा। तो घरेलू बाजार में उसकी कीमतें कम तब होंगी जब हम एक्सपोर्ट रोक देंगे और वो सारा चावल इंडिया में ही बिकेगा। और डिमांड सप्लाई के रूल से अगर मैं बात करूँ तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो कीमतें क्या है, अपने आप थोड़ी सी शांत हो जाएगी। तो एक तो कारण ये था कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। यहाँ पर देखिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, गैजेट निकाला गया था कि चावल जो ब्रोकन राइस है उसको बेसिकली क्या किया है, फ्री कैटेगरी से निकालकर जो निषिद्ध कैटेगरी है उसके अंदर बेसिकली डाल दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जो है सरकार की तरफ से निकाली गई थी। तो अब देखिए बासमती चावल पर तो हमने क्या किया, गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया है और टूटे हुए चावल पर क्या किया है, हमने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये जो कुछ हुआ है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो लगभग 150 अन्य देशों को चावल का निर्यात करता था। आपने वो चीज़ रोक दी है जो आप 150 लोगों को देते थे, तो पूरी दुनिया पे तो इसका असर दिखाई देगा ही। यहाँ पर देखिए जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है, अब आपको संस्था का भी नाम पता हो जो इस पावर को रखती है, तो आपका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो है फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने मुक्त श्रेणी से हटाकर क्या है निषिद्ध श्रेणी में रख दिया है, जिसकी वजह से जो खरीद
खरीदार हैं वो अब हमारे जो कॉम्पिटिटिव देश हैं इस मामले में, जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार, इनके जैसे विकल्प खोज रहे हैं। और यहाँ के भी जो बेचने वाले हैं इन कंट्रीज़ के, वो मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी ने बैन लगा दिया है। तो वो क्या है, चावलों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और उन बढ़ी हुई कीमतों पर चावल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमने जो फैसला किया है इसका क्या प्रभाव, लेकिन उस प्रभाव को समझने के लिए भी हमें ये पता हो आखिर किस लेवल तक हम एक्सपोर्ट करते थे। मैं कोई काम करती हूँ, वो काम पहले पता हो, जब मैं वो काम करना बंद कर दूंगी तब उसका प्रभाव सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पूरी दुनिया में कुल चावल निर्यात का 40% भारत से होता है। अगर 100 चावल दुनिया खाती है एक्सपोर्ट के रूप में, तो उसमें से 40 तो केवल भारत ही दे रहा है। और चावल देखिए 3 अरब लोगों का क्या है, मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है। 2007 में भी भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और 2018 में भी कुछ इस तरह के जो है फैसले लिए गए थे। जब 2007 में हमने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था तो पूरी मार्केट में इस कदर असर देखने को मिला था कि यहाँ पर देखिए $1000 प्रति टन जो है चावल की कीमत पहुंच गई थी। ठीक है, तो इतना जो है इसका असर पड़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको हम चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, वर्ल्ड शेयर ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्ट। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बासमती राइस की बात करें तो ये 77.5% तो मिडिल ईस्ट को देते हैं। ठीक बात है। इसके बाद देखिए यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, फिर ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट एशिया ओशिनिया वाला है। ठीक है, और उसके बाद आसियान कंट्रीज हैं। नॉन बासमती चावल की बात करें, ये वाला जो पूरा शेयर है 71.5%, ये अफ्रीका को जाता है। बाकी बड़ा हिस्सा फिर हम मिडिल ईस्ट को देते हैं। देन यूरोपियन यूनियन है, साउथ एशिया है, आसियान कंट्रीज हैं। जहाँ एक तरफ हम आसियान कंट्रीज के साथ संबंध बेहतर करने की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध धीरे धीरे हो रहे हैं, वहीं अगर हम उनका खाना रोक देंगे तो थोड़ा सा क्या है प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए हाल के दिनों में हुआ क्या है, जो ये भू राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, इसकी वजह से जो टूटा हुआ चावल है, ब्रोकन राइस, इसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। कैसे, देखिए 2019 के समान महीनों की तुलना में अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 के बीच में टूटे चावल के निर्यात में 41 गुना की वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है, जितना हम एक्सपोर्ट पहले कर रहे थे उसका हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे थे। 41% जो है मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो ये लगभग 4000% बैठता है। तो देखिए इतना ज़्यादा राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि एब्सोल्युटली एबनॉर्मल राइस था। ठीक है, तो इसको रोकना था। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चीन को, अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, अभी हमने एरिया वाइज देखा था, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती, इंडोनेशिया को जो है हम बेसिकली क्या है ये करते हैं। अब ये तो हुई एक बात, ठीक है, कि हम 40% एक्सपोर्ट का हिस्सा रखते हैं, 150 कंट्रीज को लगभग एक्सपोर्ट करते हैं। ये कुछ कंट्रीज हैं, पिक्चर के माध्यम से हमने कुछ क्षेत्र देखे थे। अब बात आती है निर्यात पर प्रतिबंध लगाया क्यों है, राइट। तो देखिए अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो मानसून है उसमें औसत से कम बारिश हुई है। भाई दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हुई, कम से कम इस एरिया में तो नहीं हुई। तो ठीक है, हमने तो फिर भी सरवाइव कर लिया, लेकिन खेती कैसे सरवाइव करे, उसमें भी चावल जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, वो फसल को क्या है इस कम बारिश की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ है, स्थानीय जो बाजार है, लोकल मार्केट जो है, वहाँ पर चावल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने जो है इस तरह का फैसला लिया है। जैसे आप देखिए किस तरह की हेडलाइंस आ रही है, एबनॉर्मल जंप इन ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट इन लास्ट 4 मंथ लेड टू ट्रेड बैन। फूड सेक्रेटरी, जो फूड सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा है कि इतना एबनॉर्मल जो है राइस हुआ है एक्सपोर्ट में, तो हमें क्या है बैन लगाना पड़ गया है। इंडिया बैन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस अमिड लाइकली खरीफ आउटपुट फॉर 10 to 12 मिलियन टन। जो खरीफ फसल की पैदावार थी चावलों की, उसमें 10 से 12% की कमी आई है, तो इसलिए हमने क्या है चावल को बैन किया है। ठीक है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से ये कहा गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के अंदर क्या स्थिति है ना। तो देखिए
पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रमुख चावल उत्पादक है। बारिश की कमी से खरीफ के इस मौसम में जो धान की बुआई का रकबा था उसमें लगभग 22 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। उसके बाद बात करें जो पशु चारा है और साथ में घरेलू कुक्कुट उद्योग है, उसमें भी बेसिकली चावल की उपलब्धता क्या है, काफी कम हो गई है, क्योंकि जो पोल्ट्री फील्ड है उसमें टूटे हुए चावल का क्या है, काफी प्रभाव पड़ता है। एक तो क्या है, चावल हुआ कम, उसके बाद हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तीसरी बात क्या है, हमें न सिर्फ फूड के लिए बल्कि देखिए पोल्ट्री फीड के लिए, पशु चारे के लिए चावल चाहिए था। फिर देखिए हमारे यहाँ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम चल रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में जो टूटे हुए चावल है उसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो फाइनली क्या हुआ, कम उत्पादन का पूर्वानुमान, गैर बासमती चावल के निर्यात में लगभग 11% की वृद्धि, इसके कारण घरेलू कीमतों में वृद्धि। तो सम्मिलित रूप से सरकार ने एक फैसला किया कि हमें थोड़ा सा जो है सख्त आदेश जारी करना पड़ेगा, राइट। चावल उत्पादन की स्थिति पर अगर हम बात करें वर्ल्ड के लेवल पे, तो जो शीर्ष चावल उत्पादक देश हैं, चीन नंबर 1 पर है, भारत है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड। यानी कि विश्व में जो चीन है उसके बाद भारत जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगर हम बात करें विश्व के जो केवल 10 देश है, ये 10 देश मिलाकर पूरे वर्ल्ड के 85 चावल प्रोडक्शन का जो है हिस्सा रखते हैं। और ब्राजील को छोड़कर बाकी जो शीर्ष 10 उत्पादक देश है वो एशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वैश्विक चावल शिपमेंट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, तो वो 40% है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो ब्रोकन राइस, टूटे हुए चावल का हमने जो एक्सपोर्ट किया है उसका डाटा, क्योंकि बैन तो इसी पे लगा है। तो देखिए चाइना को हमने 2022 में इतना ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया है, इसके बाद सेनेगल को किया है, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया, और ये हमने लाख मीट्रिक टन में जो है एक्सपोर्ट किया है। तो चाइना को काफी ज्यादा जो है हम चीजें दे रहे हैं। वैश्विक उत्पादन में भारत की स्थिति, तो चीन के पश्चात भारत क्या है, सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगर शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्यों की बात मैं भारत में करूं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। 2020-21 की मैं बात कर रही हूँ। भारत में अगर बात करें तो लगभग 50 से 60 लाख मीट्रिक टन ईयरली टूटे हुए चावल का उत्पादन जो है होता है। और 2021 में भारत ने जो चावल का निर्यात किया, कमाल की बात यह है हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे कि दुनिया के जो बाकी 4 सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका, इनके कुल निर्यात से भी हम ऊपर पहुंच गए थे, ठीक है। भारत के अगर वैश्विक बाजार में कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। देखिए भारत इतना अच्छा एक्सपोर्ट इसलिए कर पाता है कि भारत सस्ती कीमतों पर चावल बेचता है। तो इन सस्ती कीमतों की वजह से सप्लायर के रूप में इंडिया जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं, फेमस माना जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का एक डाटा देख लेते हैं। इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट 21-22 में कितना हुआ, 210 जो है लाख मीट्रिक टन, ठीक है। इसमें से बासमती राइस 39 था, नॉन बासमती राइस 172 था, अगर हम जो है बासमती राइस के कंपेयर में बात करें। फिर उसके बाद अलग अलग राइस की वैरायटीज में देखते हैं। राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है, जनवरी से जून 2020 की बात करें तो लगभग 7.1 मिलियन मीट्रिक टन था। व्हाइट राइस सबसे पहले वो 14% था, ठीक है। उसके बाद 36% आपका पार बॉइल्ड राइस था और 50% जो है आपने बासमती राइस किया था। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये पार बॉइल्ड राइस क्या होता है। सफ़ेद चावल आपको पता है, बासमती चावल आपको पता है, ये क्या होता है। देखिए पार बॉइल्ड राइस वो होता है जिसको उसके हस्क के साथ, उसका जो छिलका होता है उसके साथ ही बॉईल करके, हाफ बॉईल करके बाद में बेचा जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो इस तरीके से होती है, हस्क के साथ पहले इसको जो है आप कह सकते हैं क्लीन करते हैं, देन इसको स्टीम करते हैं, स्टीम में इसको हाफ बॉईल कर लेते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं, देन जो है मार्केट में ये जाता है। पहले भिगा के रखा, फिर स्टीम किया, फिर सुखाया और सुखा के फिर ये मार्केट में जाता है। इससे चावल का आप कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिशन लेवल भी बेहतर हो जाता है। अब देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर चावल के एक्सपोर्ट पे बैन इंडिया कर रहा है तो
इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है। तो वैश्विक चावल आपूर्ति के लिए भारत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम मीट्रिक टन की बात करें बासमती राइस की 17 से 2020 में 17 में 4.06 था, फिर 4.41 हो गया, फिर 4.45 हो गया, देन 4.63 हो गया, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो इतना अगर हम कर रहे हैं, ये अपेडा का सोर्स हमने लिया है, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है वर्ल्ड को हम चावल के रूप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे 4.63 मिलियन 2020 में था, लेकिन 2021 की अगर हम बात करें तो जो चावल का एक्सपोर्ट था वो 5 मिलियन टन को छू गया, बासमती के टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ। और ये दुनिया के 4 सबसे बड़े अनाज निर्यातकों के शिपमेंट से ज़्यादा था। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में अगर 2,925 था, तो 21-22 में 109% बेसिकली ये बढ़ा है और 6,115 मिलियन टन ये हो गया है। तो इंडिया को क्या बोला जाता है? द राइस बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लिए चावल का कटोरा जो है वो इंडिया है। तो अब यहाँ पर देखिए उच्च घरेलू स्टॉक और कम स्थानीय कीमतें हैं, तो भारत में पिछले 2 वर्षों से क्या किया है? भारी छूट पर चावल का निर्यात किया है। अच्छा खासा स्टॉक हमारे पास था, मतलब सप्लाई बहुत बढ़िया थी, ऊपर से हमारे यहाँ कीमतें कम है, तो हमने खूब एक्सपोर्ट किया। जो गरीब देश थे जैसे एशिया और अफ्रीका के, तो उनको बेसिकली इसकी वजह से जो गेहूं में लगातार कीमतें बढ़ रही थी उनसे जूझने में मदद मिली। गेहूं महंगा हो गया, भारत से चावल सस्ता मिल रहा है, लेट्स ईट राइस, ठीक है। जो चीन, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे एशियाई खरीदार थे उनको तो हम ये सर्विस दे ही रहे थे। टोगो, बेनिन, सेनेगल और कैमरून जैसी कंट्रियां भी जो है भारत के चावल पर डिपेंड थी, राइट। यहाँ पे देखिए 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात हमने किया है। अगर अब भारत के शिपमेंट में कोई भी कमी होती है तो ये महंगाई को बढ़ावा देगा। हम जो इतना बाहर दे रहे थे सस्ती कीमतों पे, इसमें अगर हम कमी ले आएंगे तो इसका मतलब महंगाई तो बढ़ेगी। तो पहले से ही महंगाई से जूझ रहा विश्व और परेशानी का सामना करेगा, लेकिन हमें अपने घर को पहले बचाना था, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ी संख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो बेसिकली क्या है, उनके बचाव के लिए हमें काम करना था। तो अब ओवरऑल समराइज करते हैं चीजों को कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए यूरोप और अमेरिका, मैंने आपको बताया ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध का असर जो है अर्थव्यवस्थाओं पर हो रहा है। खाने के सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पहले से ही हो रही है। तो इस टाइम पे अगर हम चावल का शिपमेंट रोक देंगे तो चावल के मूल्यों में वृद्धि की संभावना है वर्ल्ड के लेवल पर, क्योंकि जो थाईलैंड और वियतनाम जैसे चावल निर्यातक देश हैं वो भारत के लिए सस्ती कीमतों पर नहीं बेचते, वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ों को महंगा करके बेच रहे हैं। देखिए इससे गेहूं और मकई की मांग में वृद्धि होगी। जब चावल महंगा हो जाएगा तो फिर गेहूं और मक्का की तरफ लोग स्विच करेंगे। गेहूं ऑलरेडी महंगा हो रखा है, तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो है स्थिति बढ़ेगी। साथ ही इससे क्या होगा, दूसरे देशों को फायदा होगा। भाई आपने तो एक्सपोर्ट करना रोक दिया, बाकी देश तो कर रहे हैं, कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। तो जो थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार जैसे व्यापारिक प्रतिद्वंदी देश है वो बेसिकली इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि चावल की सप्लाई तो चाहिए, उस सप्लाई के लिए दूसरे देश इन कंट्रीज की ओर रुख कर रहे हैं। दूसरा क्या है, देश के व्यापारियों ने टूटे चावल के जो दाम हैं वो 5% तक बढ़ा दिया है। किस देश के व्यापारियों ने? इन देशों के व्यापारियों ने। फिर देखिए इसके बाद हुआ क्या है, कीमतों में वृद्धि हो गई है, मतलब असर दिखने लगा है। जैसे जब भारत ने निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया तो $20 यानी कि 1,500 प्रति टन की वृद्धि जो है कीमतों में हो चुकी है। 1,500 प्रति टन की वृद्धि तो अपने आप में क्या है, ये बहुत ह्यूज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि दूसरे देशों पे ही असर पड़ेगा, भारत पर भी इसका प्रभाव आएगा। कुछ समस्याएं हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। चावल खरीदने बेचने के समझौते तो पहले साइन हो चुके होंगे। भाई वर्ल्ड लेवल पर जब ट्रेड काम करता है तो एडवांस में बुकिंग हो जाती है। तो जो बंदरगाहों पे काफ़ी सारा चावल पड़ा हुआ था जो शिप पर चढ़कर दूसरे कंट्रीज में जाना था, उसको लेकर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सरकार ने 20% की लगा दी है ड्यूटी, या तो बैन कर दिया है। अब जब हमने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट तब हमने कीमतें सस्ती रखी थी, लेकिन सरकार कह रही है अब 20% की ड्यूटी दो। जिसने कॉन्ट्रैक्ट पिछला साइन किया है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारा चावल क्या है, बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है। तो ये एक समस्या है। तो देखिए
प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों में चावल की भराई का काम बंद हो गया है। करीब 10 लाख टन जो है चावल वहां पर पड़ा हुआ है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, कम से कम उन समझौतों को राहत देनी चाहिए जो आदेश से पहले हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि पहले से जो तय कीमत है उस पर 20% ज्यादा देने के लिए ना तो खरीदार तैयार है, और जो विक्रेता है वो भी भाई 20% अपने घर से तो देगा नहीं। तो समस्या है कि इंडिया की एक ट्रेड कंट्री के रूप में थोड़ी सी इमेज पर जो ये फर्क पड़ रहा है कि एक तो हमने बैन लगा दिया, ऊपर से हमारा बंदरगाहों पे चावल पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे असर पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा सोच विचार करने की क्या है जरूरत है। और अगर घरेलू मार्केट में स्थिति ठीक होती है तो फिर से भारत को सोचना चाहिए कि अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के आम नागरिकों के प्रति भी हमारी थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है। मुझे उम्मीद है ये चावल बैन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि क्या वो कारण थे कि जो चावल है उस पर बैन लगाया है, तो कोई अगर आपको ये डरा है कि आने वाले टाइम में इंडिया की मार्केट में चावल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास गेहूं चावल काफ़ी है, आप मज़े से खरीदिए, मज़े से खाइए। थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है सरकार लेकर चल रही है। तो उम्मीद है मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।